दूसरी तरफ जंगल के उसी मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां कुचार का डेरा होता है और वहीं पर वो खाने वाले दस्तरखान पर बैठा हुआ होता है और सामने से उरहान बे और अलाउद्दीन बे को लाया जाता है। और फिर अलाउद्दीन बे के हवाले से कुचार कहता है कि अलाउद्दीन तो पहले भी हमारे दस्तरखान के बारे में जानता है, लिहाजा उरहान ये तुम्हारे लिए नया होगा, लेकिन आओ और हमारे दस्तरखान का हिस्सा बनो। दोनों भाई एक के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में कुचार को जवाब दे रहे होते हैं। उरहान बे कहते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे तुम्हारे दस्तरखान पे बैठकर खाने की कोई ख्वाहिश नहीं, और जितना हो उनसे मुख्तसर बात करो। अलाउद्दीन बे भी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में कुचार को जवाब दे रहे होते हैं। कुचार ये देखकर कहता है कि ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों भाई इसी तरीके से बात करते हो। और फिर उसके बाद कहता है कि चलो मेरी वजह से तुम दोनों भाई दोबारा एक तो हुए। उरहान बे जवाब देते हुए कहते हैं कि हम अलग कब थे, आपस में इख्तलाफ हो जाता है और भाइयों में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। ये तुम जैसे खंजीर हुआ करते हैं जो अपने ही लोगों के साथ और गैरों के साथ दुश्मनी रखते हैं। ये बहस आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है और फिर उसके बाद कुचार अपनी एलखानी सल्तनत के बारे में बताने लगता है कि हम बहुत बड़ी सल्तनत हैं, हम तुम्हारी तरह टूट कर काम नहीं करते। और फिर जवाब में उरहान बे उसको कहते हैं कि मुझे सब मालूम है कि तुम कितने जुड़े हुए हो, तुम में आपस में कितना इत्तफाक है, तुम्हारा शुमाल जनूब मशरिक मगरिब हर जगह अलहदा ग्रुप बना हुआ है और ना जाने कितने ही खान हैं जिनकी अपनी अपनी मलकियतें हैं। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान वहां पर मांगूत आ जाता है और वो आकर बताता है कि कुचार, बुरसा किला अब से हमारा हो चुका है। ये सुनकर उरहान बे और अलाउद्दीन बे हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किस किस्म की बात है, और आगे से कुचार हंसने लगता है। कुचार कहता है कि मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि अभी तो मैंने अपनी तलवार भी म्यान से बाहर नहीं निकाली और बुरसा किला मेरा हो चुका है। ये है अल खानी सल्तनत की ताकत जिसको तुम लोग नहीं समझ रहे हो, और काहे कबीले के लिए मेरी और ही हिकमत अमली है, उसके लिए मैं लाजमी तलवार निकालूंगा। दूसरी तरफ जंगल में उस मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां बाला खातून अपने सिपाहियों के साथ आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं कि अचानक उनको अंदाजा होता है कि सामने एक जाल बिछाया गया है। वो हलीमा को पीछे हटाकर जैसे ही उस डोरी को काटती हैं तो आगे से एक लकड़ी आगे आकर गिरती है। बाला खातून और उनके सिपाही वहां पर महफूज रहते हैं, लेकिन अचानक ही वहां पर मंगोल आ जाते हैं। बाला खातून और उनके सिपाही बहुत ही जबरदस्त अंदाज में उनसे लड़ रहे होते हैं। उस्मान साहब भी वहीं कहीं करीब होते हैं, उनको लड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं, और फिर अचानक से उनको बाला खातून की आवाज़ आती है कि मुझे जल्द अज जल्द अपने बच्चों तक पहुंचना है, तुम लोगों को कत्ल करने के बाद मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। उस्मान साहब फिर उसी सिमत हो लेते हैं। जैसे ही वहां जाते हैं तो बाला खातून के ऊपर हमला होने ही लगता है। उस्मान साहब दूर से तीर चलाकर बाला खातून को बचाते हैं। वो देखते हैं कि हलीमा और बाला खातून बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि उनके साथ वो तुर्क सिपाही भी मंगोलों पर भारी पड़ रहे हैं। इतने में उस्मान साहब और उनके सिपाही भी उस जंग का हिस्सा बन जाते हैं और एक के बाद एक मंगोल को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। वहां पर मौजूद तमाम तर मंगोलों को तकरीबन कत्ल कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद उस्मान साहब बाला खातून और हलीमा से बहुत ही मुस्कुराते हुए मिल रहे होते हैं, और फिर बातचीत होने लगती है। तो हलीमा कहती है, जब तक मैं अपने दोनों भाइयों को नहीं बचाऊंगी मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस्मान साहब को इस बात का इल्म नहीं होता कि उरहान बे भी इस वक्त कुचार के चुंगल में है, और फिर जैसे ही इस बात का इल्म होता है तो वहां पर मौजूद एक मंगोल सिपाही जो कि आखिरी सांसें ले रहा होता है, उससे पूछा जाता है कि हमें बताओ कि कुचार कहाँ पर है। वो मंगोल सिपाही उनको बताता है कि टीले के पार एक मैदान है, वहां पर उन तमाम तर लोगों को कैदी बना रखा है। ये सुनते ही उस्मान साहब उस मंगोल को कत्ल कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब हम आगे बढ़ के अपने बच्चों को बचाएंगे। दूसरी तरफ सोगूत के मनाजिर दिखाए जाते हैं। तुर्गुत बे सोगूत में दाखिल होते हैं और मुस्कुराते हुए पूरे सोगूत का जायजा ले रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि अर्तुगरुल बे, ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात है कि जब हमने सोगूत को फतह किया था और यहाँ काइयों का झंडा लहराया था। और फिर उसके बाद तुर्गुत बे वहाँ तमाम तर चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर एक शख्स के पास जाते हैं जो कि वहाँ दुकान बनाए हुए होता है। तुर्गुत बे उनसे सेब तलब करते हैं और पूछते हैं कि अब तुम लोगों के ऊपर कितना टैक्स है। वो बताता है कि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं, और काफ़ी हद तक हमारे लिए आसानी हो चुकी है। पहले तो मंगोल यहाँ पर हुआ करते थे, मंगोलों के होते हुए हमारे लिए बहुत मुश्किलात थीं, लेकिन जब से उस्मान साहब ने इस तमाम तर सूरत हाल को संभाला है हमारे लिए बेहद आसानियाँ हैं। इतने में एक रोमी शख्स भी बात करने लगता है और कहता है कि इस बाज़ार में आकर या सोगूत में आकर आपको बहुत सी चीज़ें आसानी से भी मिलती हैं,
اور نہ صرف آسانی سے ملتی ہیں، یہاں پر تمام تر چیزیں بہت سستی ہیں۔